अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुर्दाना शाह अपने नए व्लॉग के साथ। जैसे कि गुज़िश्ता दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन 2024 के बाद मुल्क की सियासत में एक अजीब व गरीब हलचल सी मची हुई है और आए रोज़ एक नई कहानी, नई स्टोरी सामने आ रही है। लेकिन सूरत हाल ये नज़र आ रही है इस वक्त, ज़राए का भी ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त हुकूमत ना लेने का फैसला किया और मुस्लिम लीग हुकूमत चाहते कि वो हुकूमत का हिस्सा ना बने। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है और उनकी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम तो तमाम सीटें जीते हुए हैं, तो हमें उन तमाम सीटों पर दोबारा से हमारा अनाउंसमेंट किया जाए जीतने का। तीसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के अपने अलग एक कहना है, उनका ये कहना है कि उन्हें भी डेलिबरेटली हराया गया है। अब ये समझ में नहीं आता कि मौलाना साहब को हराया पीटीआई ने है, और अगर पीटीआई भी ये कहती है कि हमें हराया गया है मुख्तलिफ इलाकों से और मौलाना साहब भी ये कहते हैं, तो इन दोनों का मौक़िफ़ एक कैसे माना जाए। लेकिन इसके अलावा सूरत हाल इस वक्त ये है कि आप कुछ दिन पहले अभी कमिश्नर साहब ने अनाउंस किया कि उनका ज़मीर जो है वो उनको बार बार मलामत कर रहा है इस बात की कि वो इस रिगिंग का हिस्सा थे और उन्होंने जीते हुए लोगों को हराया। और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनके बहुत करीबी ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से रहे हैं। अगर उनके करीबी ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से रहे हैं और वो अगर ये बयान देते हैं तो इस बयान की तहकीकात तो अपनी जगह पर होनी ही चाहिए, लेकिन उनके रवाबित और उनके मरासिम जो है मुस्लिम लीग नून के होने की वजह से एक गुमान ये किया जा रहा है कि ये इलेक्शन को जो है सपुताज करने की कोशिश की जाए ताकि उसके बाद जो प्लान था और वो पूरा किया जा सके, जो कि इस इलेक्शन में अवाम के वोटों ने नहीं होने दिया, अवाम की सोच ने नहीं होने दिया। इमरान खान के फेवरेटिज्म ने, इमरान खान के फैंडम ने और इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उस प्लान को मुकम्मल नहीं होने दिया। इमरान खान साहब इस वक्त एक इंटरनेशनली उनकी पर्सनालिटी जो है एक बहुत डिफरेंट उसमें सामने आ रही है, क्योंकि बार बार दुनिया भर के हम मीडिया को देखते हैं तो दुनिया भर के मीडिया में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जेल में होते हुए उनकी पार्टी ने जिस तरह से क्लीन स्वीप किया है, वो अगर जेल से बाहर होते और उनका इंतखाबी निशान होता तो क्या सूरत हाल हो। मसला इस वक्त ये आ रहा है कि मुल्क जो बेहतरी है वो होनी चाहिए। हमारे उन इदारों को जो जिनके ऊपर इल्जामात खुलेआम लग रहे हैं, अभी गुज़िश्ता दिनों जो है अख्तर मेंगल साहब की जो बयान था, जो तकरीर थी, उन्होंने इदारों को डायरेक्ट उन्होंने कहा कि उसमें आरओज़ का कोई मसला नहीं होता, इदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि इदारे, हमारे जो इदारे हैं उनकी इज्जत हमारे दिल में है और होनी भी चाहिए। किसी फर्द वाहिद की वजह से आप इदारे को बदनाम नहीं कर सकते। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये बात कहती हूँ कि ये किसी फर्द वाहिद का अमल हो सकता है, उसके लिए इदारा जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप जो है जरूरत इस बात की है कि ये जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है या कुछ होने जा रहा है वो इस मुल्क के मफाद में है या नहीं है, ये हमें देखने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त बिल्कुल बैकफुट पे चली गई है। पीपल्स पार्टी इस वक्त बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस वक्त पीर बगारा साहब सिंध में जो है वो उन्होंने भरपूर अपने पावर शो किया, उन्होंने जलसा किया एक बहुत बड़ा, और जिसमें लाखों की तादाद में उनके मुरीदीन शरीक थे। जीडी के तमाम जो लीडर्स थे वो उनके साथ उस जलसे में मौजूद थे। कराची के हाफिज नईम साहब भी उस जलसे में शरीक हुए और उन्होंने भी बड़ी धुआंधार तकरीर की और कहा कि ये जो इलेक्शंस हैं वो रिगिंग हुई है और इसमें ये इलेक्शन फेयर इलेक्शन नहीं है। अच्छा, ये हम हर साल हर दफा के इलेक्शंस में हम यही बातें सुनते रहे हैं, लेकिन इस दफा सूरत हाल बहुत डिफरेंट है और वो डिफरेंट इस तरह से है कि हर शख्स को पता चल गया था फॉर्म 45 के जरिए कि वो जीता हुआ है। अब ये पूरी एक प्लानिंग, मतलब इस बात को तहकीकात और इसकी होने की जरूरत है कि ये किस तरह से फॉर्म 45 हर कैंडिडेट के पास गया जो दावेदार है। अभी गुज़िश्ता दिनों जैसे पीटीआई के लीडरान ने जो है इस्लामाबाद में एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम वो लोग जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे जिनको आखिरी वक्तों में हराया कि वो तमाम लोग शरीक थे, उसमें भी यही बात कही गई है कि ये किस तरह से हुआ कि जीते हुए लोगों को हरा दिया गया। अब वो जमाना नहीं है जो लोग तहरीक इंसाफ को कहते थे कि वो टिकटॉक की पार्टी है और जो लोग तहरीक इंसाफ को कहते थे कि वो मम्मी डैडी बच्चे हैं और वो लोग जो है इनकलाब नहीं ला सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तहरीक इंसाफ के उन मम्मी डैडी बच्चों ने के साथ साथ वो मम्मी डैडी भी शामिल हो गए तहरीक इंसाफ को जितवाने के लिए, कि जो शायद पहले इमरान खान और तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफ रखते हों, लेकिन वो इस वक्त अपने बच्चों के साथ वोट डालने के लिए 8 फरवरी को पोलिंग बूथ तक गए, जिसकी वजह से ये हुआ कि वोटिंग का टर्न आउट जो था वो बहुत अच्छे उस पर आया। और उसके अलावा जो सूरत हाल नजर आई वो ये नजर आई कि प्लानिंग कुछ थी और हो कुछ गया। अब ये प्लानिंग कुछ थी और हो कुछ गया की वजह से वो तमाम लोग इस वक्त एक गुमगू की कैफियत में है कि अब क्या स्टेप लिया जाए, और इससे ज्यादा अवाम इस वक्त जिस अजियत और कर्ब का शिकार है कि ये जो कुछ हो रहा है तो उसमें क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है पाकिस्तानियों को कि उनके अपनी कुछ
کچھ فیلنگز نہیں ہے ان کے ساتھ. آپ بجلی مہنگی کر دیں, گیس مہنگا کر دیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ورس کر دیں. اپنے حکمران اور ان کے خاندان جو بھی ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران, ان کی فیملیز بہت آرام سے ہوتی ہیں اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آٹا کیا کلو مل رہا ہے, اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ پیٹرول کی قیمت کیا چل رہی ہے. لیکن وہ عوام جو ہے اس وقت بشعور بھی ہو چکی ہے, اور عوام اس وقت اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ کیا جو ہمارے جو ادارے ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, ان اداروں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اس وقت کہ وہ اس وقت عوام کی سوچوں کے اور امنگوں کے مطابق اپنے فیصلے کو کریں, اور اس میں کسی اپنی پرسنل لائکنیس اور ڈس لائکنیس کو نہ دیکھیں. کسی فرد واحد کا مفاد اس ملک کے قومی مفاد سے بڑھتر نہیں ہو سکتا اور برتر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی فرد واحد اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے اس قومی مفاد کو داؤ پہ لگا رہا ہے, تو اس قوم کو چاہیے کہ متحد ہو کر جو ہے اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں, کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم مزید تجربات کے متحمل ہو سکیں. اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم پھر کسی نئے وینچر کا انتظار کریں اور ہم دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ سال 1.5 سال یہ لوگ حکمرانی کریں اور اپنے اپنے مطلب کے کام کریں اور اس کے بعد یہ لوگ نکل جائیں. اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم پھر یہ دیکھیں کہ یہاں پر پہلے تیری باری پھر میری باری والا سسٹم چلے, اور اس کے بعد ہم لوگ جو ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر میں حکومت کے کام نمٹائیں اور چلے جائیں. کیونکہ عوام اس وقت پس چکی ہے. عوام اس وقت مہنگائی کے اور دیگر معاملات میں اس وقت عوام کی بری حالت ہے. عوام کو اب ریلیف چاہیے. عوام کو ریلیف دینے کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی ایسا اسٹرانگ لائے عمل ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکے. میں پی ٹی آئی کے پاس بھی نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا اسٹرانگ لائے عمل ہوگا, کوئی ایسی چیز ہوگی کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکے. ابھی نیکسٹ منتھ ہمیں آئی ایم ایف کے بھی پاس جانا ہے, لیکن اب وہی بات آ جائے گی کہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو آئی ایم ایف کی شرائط کو کیا ہم میٹ کر سکیں گے؟ ہم نہیں کر سکیں گے. ہم اس وقت جس سچویشن میں کھڑے ہوئے ہیں اس سچویشن میں ہم آئی ایم ایف کے شرائط کو ہم نہیں پہنچ سکتے اور نہ پورا کر سکتے ہیں. اور اگر آئی ایم ایف کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک لولی لنگڑی سی حکومت بنا کر بٹھا دی جائے جو آئی ایم ایف سے ڈیل کرے, تو یہ اور اس سے بھی بڑی غلطی ہوگی. ہمیں ایک مضبوط مستحکم ایسی حکومت چاہیے جس کے پاس اپنے اختیارات ہوں, جو ڈکٹیشن پہ کام نہ کر رہی ہو, جو دوسروں کے کہنے پر کام نہ کر رہے ہوں, بلکہ وہ قومی مفاد کے فیصلے کر رہے ہوں. عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حکمران کوئی بھی آتا ہے, کیونکہ وزیر اعظم کوئی بھی بنے, صدر کوئی بھی بنے, وزیر اعلیٰ کوئی بنے, عوام کو اپنی روٹی اور روزی کے لیے خود نکلنا پڑتا ہے. لیکن عوام یہ ضرور چاہتی ہے کہ انہوں نے جن کو منتخب کیا ہے اور جن کو وہ لانا چاہتے ہیں وہ لوگ ضرور اقتدار میں آئے. اور میرے خیال میں وہ ادارے اور وہ لوگ اس بات کی پاسداری کریں گے. اس بار عوام کے مینڈیٹ کو کسی بھی طرح سے ہرانا مناسب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے, پھر ملوں گی اپنے نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.